बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लंबे समय से चल रही भर्तियों को जल्द करवाने और नियुक्तियां देने के लिए जो बेरोजगार हैं वो लगातार 9 दिन से धरना स्थल पर बैठे हैं। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर ये बेरोजगार अलग अलग राजस्थान के अलग अलग संभागों से यहाँ मौजूद हैं और धरना दे रहे हैं कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक सरकार इनकी मांगें नहीं मान लेती है, इसी तरीके से धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। और इसका नेतृत्व कर रहे हैं बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या आगे की उनकी रणनीति रहेगी और किस तरीके से ये धरना आगे चलता रहेगा। सर, कल आपकी वार्ता हुई थी मंत्री सुभाष गर्ग से, क्या निष्कर्ष निकला? क्या सरकार आपकी मांगे जो मानने को तैयार हो चुकी हैं? मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जरूर सुनेंगे। और वार्ता विफल हुई, वार्ता के 3 दौर हो चुके, लेकिन हमें लिखित में चाहिए। आश्वासन से काम चलने वाला नहीं। जो मंत्री अधिकारी कह रहे हैं ये काम हो जाएंगे, तो लिखित में देने में उनको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और आज फिर वार्ता प्रस्तावित है और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल वो लिखित में देंगे, लेकिन हमारा मापड़ाव जारी रहेगा जब तक वो लिखित में नहीं देते थे और बेरोजगार की मांगों को नहीं पूरा कर देते। जैसे कि आप बता चुके हैं कि 1 मार्च से आप पूरी तरीके से कार्य का बहिष्कार करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है और कोई पॉजिटिव रिस्पांस सरकार की तरफ से नहीं मिलता है, तो क्या रणनीति रहेगी आगे? किस तरीके से ये आंदोलन जारी रहेगा? आर पार की लड़ाई रहेगी और 2-3 दिन बाद जो हमने प्रत्याशी उतारे 4 विधानसभा में, तो वहाँ से पोस्टर वार शुरू कर देंगे। वहाँ पर जो प्रत्याशी उतार चुके हैं उनके ऊपर आगे की आपकी पूरी रणनीति डिपेंड करती है किस तरीके से आंदोलन वहाँ से उग्र होगा। चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर देंगे। हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि कल यहाँ पर टेंट लगाने की जब बात हुई तो पुलिस प्रशासन ने काफ़ी कड़ा रुख अपनाया था और लोगों की तबीयत भी यहाँ पर खराब हो चुकी है। किस तरीके से आप सबको एकजुट लेकर साथ चल रहे हैं? क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? आपके सामने धूप पर टेंट लगाने नहीं दे रहे, शौचालय की सुविधाएं नहीं है, महिला बच्चे हैं परेशान हो रहे हैं, लेकिन हर परीक्षा में पास होंगे और लड़ाई जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि महासंघ के अध्यक्ष, बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष ने आपको बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ाई आर पार की ही रहेगी और पूरी तरीके से जब तक सरकार इनकी मांगें नहीं मान लेती, ये अपनी मांगों पर डटे रहेंगे और पूरी तरीके से जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं उन सभी को साथ लेकर चलेंगे। चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी धूप हो, अपनी मांगों पर ये लोग अड़े रहेंगे। मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी महिलाएं भी मौजूद है, इनसे बात करते और जानते हैं कि किन भर्तियों के लिए और किन मांगों के लिए आज यहाँ पर आई हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम ममता बिश्नोई है। मैं सांचौर तहसील चितलवाना से हूँ और जालोर ज़िले से हूँ। और मैं इच्छा मृत्यु इसलिए मांग रहे हैं कि 2013 से हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं और सीएम साहब से हमारी यही अर्जी लगा रहे हैं कि हमारी सभी मांगें लिखित में दे दो। जब तक लिखित में नहीं देंगे तब तक हम धरना नहीं हटाएंगे। और जहाँ यहाँ मंत्री या एमएलए की बेटी 8-9 दिन से धूप में डटी रहती थी तो उनको पता चलता आज एमएलए और सीएम को कुर्सी किसने दी? हमें नहीं दी है, किसानों ने ही दी है। और जो हमारे पास पैसे होते तो दीदी उनको आज हम बड़ी नौकरी पे जाते। 18 वाली मंत्रियों ने भर्ती पूरी कर दी और 2013 वाली भर्ती कैसे पूरी नहीं हुई? हमें ये बताएं, कैसे नहीं हुई? 18 वाली एनएम भर्ती पूरी हो गई और 13 वाली क्यों नहीं हुई? ये हमारे साथ रघु शर्मा जी ने अन्याय किया और अन्याय किया उन मंत्रियों का और अधिकारियों का। सीएम साहब पता लगाए कैसे अन्याय किया। जब तक हमारा धरना जारी रहेगा, लिखित में हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे तब तक हम नहीं हटेंगे। और हम एनएम जीएनएम भर्ती 2013 की मैं एनएम भर्ती हूँ और भीनमाल से आने में किराया कितना लगता है? हमारे 1800 रुपये। हम किसान की बेटियाँ हैं, एक हमारे पास डिग्रियाँ जो टीचर की डिग्री ले लें, कोई दूसरी डिग्री ले ले, इतने पैसे हमारे बाप के पास नहीं थे। हमें एक ही डिग्री दिला सके, उसी में हम सेट नहीं कर पाए हैं सीएम साहब। अब बेटियों को क्या पढ़ाएंगे? हमारे किसान लोग हैं और वो आके भाषण देते हैं गांव में कि तुम जब चुनाव आते हैं तब घर घर जाके तुम्हारी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, मान बनाओगे, आगे आगे बढ़ेगी। अब क्या आगे बढ़ेगी? इस रोड पे डालेंगे ना वो पढ़ा लिखा के। अब हमारे बाप किसान है, वो नांड है, वो तो कहेंगी तुम्हें पढ़ाया 8 साल हो गए और कर्जा किसी साहूकार से लिया है तो वो तो वापस देना पड़ता है। और गांव में 2 के ब्याज से पैसे देते हैं मंत्रियों को, सबको पता है, वो भी गांव के हैं और हमारा भी मंत्री हैं यहाँ सुखराम जी बिश्नोई। आज उनके कान में रुई भरी हुई है क्या? और रघु शर्मा जी है, वो भी गांव के, उनकी बाड़मेर की लड़कियां कितनी है, जालोर जिले की कितनी लड़कियां लेडीज हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। न्याय करते ना तो आज वो यहाँ आके हमें पूछते कि बेटा आप यहाँ कैसे डली हो 9 दिन में धूप में? कहाँ हमारे लिए शौचालय है, कहाँ हमारे लिए टॉयलेट बाथरूम है? और घर घर में
हर रोज एडवर्टाइज आती है कि लेडीज को बाथरूम टॉयलेट के अंदर जाना चाहिए। यहाँ क्या टॉयलेट है, कहाँ सुविधा है? अब कहाँ गए सीएम साहब? आपके कानों से रुई निकाल के हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी भर्ती पूरी कर दो। हम गांधीवादी तरीके से यहाँ से खड़े होकर घर पे चले जाएंगे और हमारे भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं और वो स्कूल से परेशान हो रहे हैं, घर पे बैठे हैं। हमारे बूढ़े माता पिता है वो भी कहीं डले हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? और यहाँ छोटे छोटे बच्चे लेके धूप में चिलचिला रहे हैं और उनके पोते दोते होते तो एक दिन ही वो धूप में रखते हैं। वो एसी की गाड़ियाँ कहाँ से आई? जिस जनता ने दिलाई है ना उनको, तो हम एक कुर्सी हमारी हक की मांग रहे, वो भी कुर्सी के लिए गांव गांव डोलते। जब सीएम साहब खुद डेढ़वा में आए थे, डेढ़वा गांव है सांचौर में, जहाँ आए थे तब मैंने खुद ने दिया था एनएम भर्ती 2013 के लिए, वो पूरी करने के लिए। तब गहलोत साहब ने बोला कि मैं करूँगा और अभी नहीं कर रहे हैं। जब तक हमारी भर्ती नहीं पूरी होगी तब तक हम संघर्ष जारी रहेंगे, चाहे गोली लगे चाहे लाठी मारे। और हम हमारे को टेंट भी नहीं लगाने दे रहे। ये क्या अन्याय है हमारे साथ में? हमने क्या किया है सरकार के साथ में? कुछ अन्याय किया है तो सीएम साहब जी हम हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें बता दो कि हमारे साथ लेडीजों ने अन्याय किया। हम शांति से बैठे हैं यहाँ आज 9 दिन से। कोई तो मंत्री होता हमारे इस जयपुर में नहीं है क्या? हम जयपुर यहाँ विधानसभा दूर है क्या? 800 किलो फुट दूर है क्या यहाँ से? कितना दूर है आप बता दो? दूर नहीं है ना, तो उनको पता नहीं है कि लेडीज धूप में पड़ी है। अब नारी के साथ अन्याय कर रहे हैं, न्याय कहाँ है? तो अब घर वाले हमारे साथ क्या न्याय करेंगे? सरकार भी नहीं कर रही है। मैम आपका नाम? मैं शर्मिला चौधरी चूरू से एनएम भर्ती 2013 से। हम 8 साल से लगातार इस तरह ही साल में 2-3 बार धरना प्रदर्शन करते हैं और हम एनएम की फर्स्ट लिस्ट को ज्वाइनिंग दे दी गई है। सेकंड लिस्ट अभी बाकी हमें आमरण अनशन पर हूँ। जब तक खाना नहीं खाऊंगी, जब तक हमें लिखित में नहीं देंगे, ज्वाइनिंग नहीं देंगे। सरकार के साथ जितनी भी वार्ताएं हो रही है उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है, कोई सॉल्यूशन, कोई जो वार्ताएं लगातार विफल रही हैं। आपको क्या लगता है सरकार आपकी मांगे मानेंगी? सरकार से लिखित में तो कुछ देते नहीं हैं, वार्ता करते हैं, बोल देते हैं भी आपका काम हो जाएगा। अगर काम हो जाएगा तो लिखित में देने से है क्यों डरते हैं? लिखित में दे देते, अगर लिखित में दे देंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि सरकार पॉजिटिव रिस्पॉन्स में है। मैडम मेरा नाम कल्पना है, मैं झुंझुनू से हूँ। मैंने एनएम कर रखी है। अब मैं ये चाहती हूँ कि सरकार हमें नौकरी क्यों नहीं दे रही? सीएम साहब की क्या मजबूरी है? वो इतने उदार दिल, हमारे भाग्य विधाता हैं, तो हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे क्यों नहीं सुन रहे? हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ देखो धूप में बैठे हैं, रात को सर्दी में रहते हैं, सिर दर्द रहता है। और मैं तो दवाइयाँ लेती हूँ जब से धरना दिया तब तक। अब भी मैं दिखा सकती हूँ और दिखाऊंगी मैं मेरी वो रिपोर्ट। अभी मैंने 4 रिपोर्ट कराई है। मेरे कैल्शियम की कमी हो गई, टेंशन हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। वो खर्चा कौन देगा? मेरे बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊँ? मेरे पति के पैरालाइज हो रहा है, 2 मेरे बच्चे हैं वो शादी योग्य हो रहे हैं, उनका पढ़ाई का खर्चा, शादी का खर्चा कहाँ से लाएं? अब हम क्या खाएं? गहलोत सर को सोचनी चाहिए या नहीं सोचनी चाहिए? हमने ट्रेनिंग की है, हम झुंझुनू से हैं, राजस्थान से, और हमने मध्य प्रदेश जाके परीक्षा दी, ग्वालियर जाके परीक्षा देखा। कितनी प्रॉब्लम होती है आप देखो एक लेडीज की। तो फिर ये सरकार कैसा किया है मेरे को समझ में ना आ रहा। गहलोत सर क्या मजबूरी है सर की जो हमें? क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बातें मानेंगी? हमने क्या बुरा किया है सर का? सर हमारे भाग्य विधाता है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। जब पायलट और गहलोत सर जीते थे ना इलेक्शन, मुझे बहुत खुशी हुई थी। आज भी उनका खिलखिलाता हुआ चेहरा दोनों का पेपर में आया था, वो मेरे आज भी याद है। मेरे इतनी खुशी हुई जैसे मेरा सगा भाई जीतता है। और बार बार मैं और भी सुनती हूँ, हमारे सर विजयपाल सर कहते हैं सीएम सर बहुत उदार दिल है, नेक दिल है, गांधीवादी हैं, करेंगे, बहुत अच्छे विचार हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें ज्वाइनिंग देने में? अधिकारी कई मैं सुनती हूँ कि अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो अधिकारी भ्रष्ट हैं, उनको सीएम सर को देखना चाहिए। नहीं, सीएम सर चाहें तो एक दिन में हमें ज्वाइनिंग दे सकते हैं, उनका एक साइन की कमी है। लेकिन मैंने देखा भी है, सुना भी है कि चिकित्सा मंत्री हुआ, डीबी गुप्ता हुआ, ये हमारी भर्ती के खिलाफ है। क्यों है? हमारी क्या लड़ाई है उनसे? हम भी तो उनके ही बच्चे हैं। वो हमारे काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनको चुना किसने है? हमने चुना है। किस लिए चुना है? और आपको ये क्यों लगता है कि वो आपकी भर्ती के खिलाफ है? नहीं, डीबी गुप्ता ने कहा है कि मैं 13 वाली नहीं होने दूंगा, 18 वाली करवाऊंगा, और 18 वाली हुई है भर्ती, कैसे नहीं हुई? तो इसमें क्या गलत कह दिया मैंने? कोई गलत कहा क्या? चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के बिना क्या 18 वाली भर्ती पूरी हो गई? उनके भी तो साइन हुए ना। तो उन्होंने 18 वाली पर कैसे किए, 13 वाली पर कैसे नहीं किए? उनकी हमसे क्या दुश्मनी है उनकी? हैं?
मैम जैसा कि हम जानते हैं कि लगातार यहाँ पर आप लोग धरने पर बैठे हैं और आपको आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जिस तरीके से कल टेंट लगाए जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन का बहुत ही कड़ा रुख अपनाया गया था और टेंट नहीं लगाने दिए जा रहे थे। आप एक महिला हैं जी, किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है धरने स्थल पर बैठने के बाद? धूप इतनी तेज है, गर्मी लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी के कारण 2013 में हमने एएनएम नर्सिंग की थी और सरकार कह रही है कि हम ये भर्ती पूरी नहीं करेंगे, हमारे पास बजट नहीं है। तो जो सरकार 2018 की भर्ती ले रहे हैं उसको ज्वाइनिंग दे रहे हैं, उनके लिए बजट कहाँ से आए और हमारे लिए बजट खत्म हो गया। हमारा वो 13 वाला बजट कहाँ गया? यदि हम 13 की भर्ती है पूरी कर दो 2021 के अंदर भी, हम 13 के बजट का नहीं पूछ रहे हैं आपसे और आप हमें ये हमारा भविष्य बन सकता है, ये 13 भर्ती बन सकता है। बाकी तो आगे की भर्ती में नहीं 18 में जो भर्ती निकाली है ना तो उनकी तो अब एएनएम की और निकाल दी गई है। क्या ये अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है? ये कोई सरकार का अच्छा रुख है क्या? सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, हम सहन नहीं करेंगे अन्याय। मेरा नाम सतीश है, मैं सीकर से हूँ। मैम हम शिक्षक भर्ती 2012 के अभ्यर्थी हैं। हमसे 20 नंबर कम वाले नौकरी कर रहे हैं, जबकि हमारे अधिक नंबर होते हुए और हमारा चयन होने के बावजूद भी 8 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। हम बेरोजगार होते हैं। सीएम साहब को मुख्यमंत्री सहायता को पुलवामा शहीद को उसके ना 21,000 रुपये का चेक दिया था। मुख्यमंत्री जी हमें आश्वस्त किया हमें न्याय देंगे, लेकिन फिर भी प्रशासनिक मशीनरी है वो हमारे को न्याय नहीं दिलवाना चाहती है। और सचिवालय के जो कुछ कार्मिक वो करें कि आपकी भर्ती है वो हम नहीं होने दें। मुझे ये समझ में नहीं आता वो क्यों नहीं होने देना चाहते। तो मैं मुख्यमंत्री से गुहार करता हूँ कि आप इस प्रकार के कर्मचारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करें और हमारे 2012 के जो साथी हैं उनको नौकरी दीजिए, नहीं तो हमारे आने वाले उपचुनाव में जो राजस्थान का युवा है वो आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, आप तुरंत एक्शन लीजिए। हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, उनको आप जब न्याय नहीं देंगे तो राजस्थान के आम आदमी में भी तो आपसे उम्मीद लगाई थी। मैं यूथ कांग्रेस का खुद कार्यकर्ता हूं, फिर भी मुझसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है, कांग्रेस पार्टी को ताकत देना चाहती है, तो इस युवा को न्याय दे। 7,000 आज भी बेरोजगार विद्यार्थी मित्र बैठे हैं, लोग निविष्ट कर्मी हैं जो पिछले 22 साल से संघर्ष करें, अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं, अनुदेशक बैठे हुए हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। 2013 की एएनएम जीएनएम भर्ती ये मुख्यमंत्री जी की पिछले कार्यकाल भर्तियां थी, लेकिन वसुंधरा सरकार ने बदले की भावना से कार्रवाई की, उन भर्तियों को अटकाया। लेकिन अब फिर गुजारिश करते हैं कि हमारी ये कांग्रेस की जो सरकार है वो हमें न्याय देगी। लेकिन कुछ मंत्री हैं वो तानाशाही पुत्रे में और वो लोग इस कांग्रेस सरकार को असफल करना चाहते हैं। हम तो पुनः आपसे कहना चाहते हैं कि मीडिया भी हमारा पहले दिन से बहुत सहयोग देना है। आप भी इस मांग को मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए कि यही युवा आपको लेके आया था और यही युवा आज आपसे नाराज क्यों हो रहा है, इस बात पर आप विचार कीजिए और लंबित भर्तियां उनको निकालिए। आरएस की भर्ती हो चाहे नए बजट में शिक्षक भर्ती हैं, रीट के अंदर भी सामाजिक विज्ञान है उसके पद ज़्यादा बढ़ाइए और जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको प्रबोधक सेवा की भांति विधानसभा में ऐसा विधेयक लाइए जिससे सभी संविदा कर्मी नियमित हो सकें और युवा है उनको रोजगार दीजिए। युवा को सशक्त करेंगे तो कांग्रेस ऑटोमेटिक सशक्त होगी। युवा को आप मूर्ख बना करके बहुत समय तक आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। राजस्थान के युवा जाग चुका है, आने वाले समय में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। उपेंद्र जी हमारे नेतृत्व करते हैं और ये पूरे राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा है और ये कांग्रेस सरकार को जब पिछली बार विपक्ष में थी उसमें मजबूती देने का काम करता था विपक्ष के साथ में। तो आज कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वही उपेंद्र यादव है जिसने कांग्रेस को मजबूत किया था और सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था। तो आज उपेंद्र यादव की मांगों पे क्यों नहीं सुना जा रहा है? हम उपेंद्र के साथ में है, उपेंद्र हमारा भाई है। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। हम जोधपुर जिले से हैं, मुख्यमंत्री से गृह जिले से हैं। हम 8 साल से भुगत रहे हैं और हम अधिक अंक वाले हैं। कोई नेता है जो जीतता है, एक मान लो वोट भी कम होता तो उसकी विजय होती है कहीं, और जो भी मंत्री बनता है तो कम वोटों से बनता है क्या, या कम वाला मंत्री बनता है क्या? हम अधिक अंक वाले घर बैठे हैं, 8 सालों से न्याय की गुजारिश करते हैं और मुख्यमंत्री सुनते नहीं हैं। और हम नेताओं के घर घर चौकट जाके आ गए हैं, अभी तक न्याय नहीं हो रहा। क्या करें बताओ? हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम उनके एजुकेशन पे लगाए। हम या तो आप ऐसा करो पढ़ाना छोड़ दो, कॉलेजा बंद कर दो ताकि हम किसी दूसरे धंधे में। हमें इतना कंपटीशन फाइट किया और हमारे अधिक अंक है। आरपीसी की गलती, सरकार की गलती हम भुगत रहे हैं। आनंद फानंद में रिजल्ट काट दिया, हम अधिक अंक वाले घर बैठे हैं। तो बताओ हमारी क्या गलती है? आज हमारे बूढ़े माँ बाप होते या तो हमें पढ़ाई नहीं करता है या इतने कह दो कि भाई मतलब थोड़ी सी पढ़ाई करके रोजगार लग जाओ।
और पढ़ाई का फिर उद्देश्य क्या रहा हमारा, बताओ आप बताओ। मैं जोधपुर जिला हूँ, जो को मुख्यमंत्री जी है वे हमारे इलाका रहा है और बार बार एणखने भी गया हम, पर सुने को नहीं अधिकारी गुमराह कर दे, कहीं तो पोस्टा ज़्यादा बता दे और कहीं और माँ जितना हकीकत था भी 4 गुना बता दे, मैंने गुमराह कर दे। अब बताओ जन मानो कहीं कसूर है पच बेन अधिकारी दशा माता अधिकारी है जो को कहीं है कि बेन कह दे जन अधिकारी नेता बहन कहना मिला मानो काम यूँ करना टिकट रहे, तो एक गलत बात क्यों अधिकारी बतावे है। सही वास्तु स्थिति बताना चाहिए। इतने बच्चे हैं तो इनके साथ न्याय करो। यार पहली बात पद खाली पड़े हैं, हमारे पद खाली पड़े हैं, हम अधिक अंक वाले घर बैठे हैं, तो पद खाली पड़े तो हमें नौकरी क्यों नहीं दे रहे आप बताओ। इतने साल हो गए हमारे हमको न्याय दे, हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी अलबत संवेदनशील आदमी है, हमारे इलाका वाला है तो न्याय करेला। यार बेन मैं इतना खुशी खुशी जितावा, हर बार जितावा हाँ। यार माने तो बाप दादा बड़े रही कांग्रेस हूँ हाँ, हरदम कांग्रेस रही रिया आज तई तो बेना भगत हाँ कि तुम्हारी होने कौन होने आगे सत्ता में लाना है। तो मैं तो आज भी देखा कांग्रेस रा भगत हाँ, कांग्रेस पार्टी आवे तो ठीक है, माने किसान मजदूरा कांग्रेस ही सुने है, बाकी पूंजीपतियाँ वाली तो थान ठाई जाए। ये वास्ते मैं तो मुख्यमंत्री जी हूँ, आप पूरा विश्वास रखूँ कि मारा हाथ न्याय करो, सब भाई हाथ न्याय करो, खाली मारो ही दर्द नहीं है, सब बयान हाथ दे। हाँ जी सर, आप कहाँ से आए हैं? हम झुंझुनू से आए हैं मैडम। आयुर्वेद नर्सेज वंचित 2013 हम लोग यहाँ बैठे हैं। राजस्थान की सरकार जब कोरोना काल था तब आयुर्वेद को सिर आंखों पे बिठा रही थी। हमने बेहतरीन रिजल्ट दिए। हमने राजस्थान की जनता की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर काढ़ा पिलाया और राजस्थान की जनता जो आयुर्वेद से लाभान्वित हुई कोरोना से, राजस्थान मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में एक रोल मॉडल बना। आज उस आयुर्वेद को बिसराया जा रहा है। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि जिस आयुर्वेद कार्मिकों को आपने ये कहा कि ये कोरोना की रोकथाम में सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, ऐसी महामारी के वक्त में जो लोग आपके साथ खड़े थे, उस वर्ग के बेरोजगारों के साथ आपको न्याय करना चाहिए। राजस्थान का बेरोजगार बहुत आसान्वित है। ये 2013 की जो वंचित भर्तियां हैं ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ही प्रस्तावित की थी। उन्होंने पूरा उसकी मेरिट लिस्ट बनवा ली, लेकिन जो ही उसके बाद बीजेपी की सरकार राजस्थान में आई उसने बड़ी संख्या में पदों में कटौती करके राजस्थान के बेरोजगारों के साथ अन्याय किया। 1605 पदों पर आयुर्वेद नर्सेज के लिए भर्तियाँ निकली थी। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी पैमाने पर पद काटे गए। 1605 पदों में से केवल 600 पदों पर नियुक्ति देके 1005 पदों को राजस्थान सरकार ने काट लिया। जो ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, राजस्थान का बेरोजगार पुनः आसान्वित हुआ कि राजस्थान के जो गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं वो बेरोजगारों के साथ न्याय करेंगे और उन्होंने जिस भर्ती को बीड़ा उठाया, उन्होंने जिस भर्ती को प्रस्तावित किया वो उस भर्ती को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ऐसी उम्मीद राजस्थान के बेरोजगारों को थी, लेकिन जब आज 2 साल राजस्थान के पूरे हो गए सरकार के, तब लोग बेरोजगारों का धैर्य का बांध टूट गया और बेरोजगार सड़कों पर उतरा है। लेकिन आज भी बेरोजगार इस विश्वास के साथ यहाँ बैठा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री उनके साथ न्याय करेंगे और जो वंचित बेरोजगार हैं आयुर्वेद के, उनको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और राजस्थान के मुख्यमंत्री उनके साथ न्याय करेंगे। इसी आशा में यहाँ बैठे। धन्यवाद। जी मैम, मैं विशेष शिक्षक जो विशेष गूंगे बहरे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का 2 साल का कोर्स कर रखा है। 2018 की रीट की भर्ती उसमें 562 पद थे, उनको भी नहीं भरा अभी। और 2021 की भर्ती में उसमें हमारी मांग है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि जो बोलते नहीं सुनते नहीं उनको हम शिक्षा में बढ़ावा देंगे, तो स्कूलों में हज़ारों पद खाली खड़े हैं। तो मेरी ये मांग है सरकार से कम जो आने वाली भर्ती है रीट 2021 उसमें अलग से विशेष शिक्षकों के लिए 5000 पद अलग से सृजित की जाए। ये विशेष शिक्षकों की मांग है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग धरना दे रहे हैं उनकी जो बातें हैं उनसे बहुत ही अलग अलग बातें और अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है कि एक तरफ जो नर्सिंग कर्मी हैं वो बता रहे हैं कि सरकार को भटकाने का काम किया जा रहा है, सरकार को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये बात देखने को मिली है जो तृतीय श्रेणी के जो शिक्षक हैं जो भर्ती की जो मांग कर रहे हैं उनके अंक ज़्यादा आने के बावजूद भी उनकी भर्ती को रोक रखा है। जहां 2018 की भर्तियां और नियुक्तियां हो चुकी है, लेकिन 2013 की नियुक्तियों को रोक रखा है। ये कैसी एक जो स्थिति है वो सरकार के सामने है, लेकिन इसके बावजूद बात सिर्फ एक ही है और जो सामने है कि जब तक इन बेरोजगारों की मांगें पूरी नहीं होंगी ये इसी तरीके से अपनी मांगों को लेकर धरना लगातार देते रहेंगे, भूखे प्यासे गर्मी में बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। और आने वाले उपचुनाव में भी ये सरकार को बता देंगे कि जब तक युवा है और जब तक युवा की मांगें नहीं पूरी हो जाती हैं ये सरकार को गिराने में भी पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मैं चारू कौशिक, मरुधर बुलेटिन।